हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे। आज हम आपको 30 ईवीएस कराएंगे। ये सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं हमारा 121 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? पहला है परिवार और दोस्त, दूसरा परिवहन के साधन, तीसरा है जल संरक्षण, चौथा है हमारा हमारा स्वभाव। तो आप लोग बताइएगा इसमें से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है प्राथमिक स्तर पर, तो बताइएगा आप लोग। इसमें है हमारा परिवार और दोस्त, ऑप्शन नंबर पहला सही है। दूसरा है आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्ययंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि का अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्ययंत्र यानी बीन का अनुक्रिय करने का उपकरण है। तो पहला है बीन की मधुर गंध, दूसरा है सांप का अपने बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकता है। पहली बात, सांप को कान ही नहीं होता है, इसलिए वो सुन नहीं पाएगा। तीसरा है सांप को आँखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना। चौथा है बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा है बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो 123 है नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। आप लोग बताइएगा ये जो दिए गया है ये मतलब कौन से वर्ग में आते हैं। सरीसृप में आते हैं कि मतलब इसको क्रमशः बताना है। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कीट। तो पहला है सरीसृप पक्षी स्तनधारी कीट, दूसरा है स्तनधारी सरीसृप पक्षी कीट, तीसरा है स्तनधारी सरीसृप कीट पक्षी, चौथा है सरीसृप स्तनधारी पक्षी कीट। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर है चौथा, सरीसृप। छिपकली जो है रेंगती हुई चलती है इसलिए सरीसृप, स्तनधारी है चमगादड़, कलचिड़ी है पक्षी और बिच्छू है कीट, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। 124 है पक्षियों को एक स्पीसीज यानी प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से वह उसे चुनती हैं जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडा देती हैं। पक्षी की इस स्पीसीज का क्या नाम है। कोयल है, बीवर पक्षी है, तीसरा शक्करखोरा है, चौथा बसंत गौरी है। तो आप लोग बताइएगा ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है बीवर पक्षी। ये आप लोगों को देखे होंगे सीटन में अक्सर करके पूछा गया है। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन देखे होंगे। और है हमारा 125 से किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा गया है पैमाने में 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच किसी की मापी गई दूरी 13.3 सेमी है। इन दोनों बुर्जों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगा। आप लोग सॉल्व करिए, देखिए इसमें चारों ऑप्शन में से आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखिए हम सॉल्व करते हैं। एक सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर ना, तब
13.3। तो सेमी हमको इसमें मीटर मतलब मीटर में बदलने के लिए हमें 110 का गुणा करेंगे। जब 110 गुणा करेंगे हमारा आएगा 1463 है। तो हमें बताना है कि किलोमीटर में, इसलिए इसमें 1000 का भाग देंगे। तो हमारा आ जाएगा 1.463 यानी 1.46, यानी हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। तो आप लोग सॉल्व कर लेना। एक 126 है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? पहला है ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा अर्जेंटीना है, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा युगांडा है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, अर्जेंटीना। 127 नंबर है, आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं, उसके उबरने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम है? उबरने के लिए देखेंगे, इसमें उपचार करने के लिए निम्न सर्वोत्तम देखिए। पहला है चावल, नींबू, आंवला, गुड़, दूसरा है घी, दाल, रोटी, चावल, तीसरा है दूध, सब्जियां, पालक, फल, चौथा है तेल, अंडा, चावल, रोटी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, दूध, सब्जी, पालक, फल। तो 128 दिए गए, सुमेलित कीजिए। लैक्टिक अम्ल मतलब मिलाना किस में पाया जाता है? आप लोग मिलाइए फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आप लोग बताइए किस में पाया जाता है? इसमें पाया जाता है नींबू में, और माइलेइक अम्ल से में पाया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक 129 है, कक्षा कक्ष में पौधे में श्वसन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक निम्नलिखित आरेख प्रस्तुत करता है। देखिए पत्तियां हैं, फूल हैं, तना है। तो हमें बताना है कि श्वसन क्रिया के माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो इसमें बताइए कि ए है कि बी है, सी है कि डी है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर एक रहेगा, यानी एक पत्तियां श्वसन लेती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब एक सही है। 130 है, कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका अम्लीय वर्षा प्रकरण को पढ़ाते समय इससे संबंधित प्रमुख कारकों के उदाहरण निम्न रूप से प्रस्तुत करती हैं। देखिए पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दिया है उत्सर्जन के अम्लीय वर्षा होती हैं, मतलब इस चारों ऑप्शन में किसके किसके। देखिए पहला है 1 और 2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यात्रा मार्ग में आए यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक की यात्रा करेगा? पहला है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और केरल, तीसरा है महाराष्ट्र और कर्नाटक, चौथा है तेलंगाना और तमिलनाडु। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा है महाराष्ट्र और कर्नाटक। 132 नंबर है, एक शिक्षिका नागफनी के पौधे की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से बताती हैं। पहला है उनकी पत्तियों कांटे के समान होती हैं, दूसरा है उसमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं, तीसरा है उसके तने की छाल मोटी होती है, और चौथा है यह मरुस्थल में उगता है। तो बताइए, पहला में 1 2 3 सही है, और दूसरा है 2 3 4, और तीसरा है 1 3 4, चौथा है ये सभी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, ये सभी। 133 है, भोजन के पाचन प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक निम्न कथन प्रस्तुत करता है। पहला कथन है, मनुष्य में भोजन का प्रारंभ मुख से शुरू होता है, और दूसरा भोजन में आमाशय में पहुंचने पर हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलता है। तीसरा है आमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है जहां उसमें पित्त रस मिलता है। तो हमें बताना है कि मतलब तीनों में से कौन कौन सा सही रहेगा। पहला है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 3, और चौथा है ये सभी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, ये सभी। देखिए 134 नंबर है, बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे अच्छा समय क्यों होता है? पहला है इस अवधि के दौरान फूल वाले पौधे पर्याप्त मात्रा में उगते हैं, दूसरा है मधुमक्खियाँ इन्हीं महीने में अंडा देती हैं, और तीसरा है तापमान उपयुक्त होता है, चौथा है किसान मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2, मधुमक्खियाँ इन्हीं महीने में अंडा देती हैं। और 135 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित तथ्य लिखता है। पहला भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है प्रशांत महासागर, चौथा है जंगल की आग। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, और तीसरा प्रशांत महासागर है। 136 है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। शिक्षिका द्वारा इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन कराती है। पहला है परिकल्पना प्रयोग, दूसरा है अवलोकन रिकॉर्डिंग, तीसरा है वर्गीकरण एवं चर्चा, चौथा है पर्यवेक्षण एवं न्याय। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। 137 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? हमें निगेटिव ढूंढना है चारों ऑप्शन में। पहला देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थियों की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, दूसरा है शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करना, चौथा है तीसरा है शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर
उनके बीच तुलना करना। चौथा है शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा निगेटिव होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा है शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। छात्रों के बीच अगर तुलना करें तो वो निगेटिव है, हमें इसको ध्यान देना है शब्द को। 138 है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक छात्रों की उनकी गर्मियों की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है क्योंकि वह अपना समय बिताना चाहता है। दूसरा है वह शिक्षण कार्य नहीं करना चाहता है। तीसरा है छात्रों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक हैं। चौथा है छात्रों के अनुभवों ज्ञान रचना का आधार है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, छात्रों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। 147 है एक शिक्षिका प्रत्येक बच्चे से अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहती हैं। शिक्षिका का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। पहला है बच्चों को सृजनशील का विकास करना। दूसरा है बच्चों के पुनर्चक्रण पुनः प्रयोग एवं रूपांतरण को समझ विकसित करना। तीसरा है बच्चों को नवीनता एवं लकीर से हट कर सोचने की क्षमता विकसित करना। और चौथा है कक्षा में श्रेष्ठ नागरिक के विषय में निर्णय करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। हमें निगेटिव ढूंढना है तो हमारा दूसरा नहीं सही होगा, सॉरी। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है। हमें निगेटिव ढूंढना है। ये तीनों हमारा पॉजिटिव है और चौथा हमारा निगेटिव है, इसलिए श्रेष्ठ नागरिक जो है निगेटिव शब्द में आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। 140 है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। पहला है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। दूसरा है शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों के साथ बांटना। तीसरा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। चौथा है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालक को और अभिभावक के साथ बांटना। 147 है आप परीक्षा में निरीक्षण कार्य करना चाहते हैं, आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, आप क्या करेंगे। पहला है अपनी ड्यूटी उसके कक्षा में लगवाएंगे। दूसरा है अपनी ड्यूटी उसके कक्षा में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। तीसरा स्वयं ड्यूटी न करके अपने मित्र की ड्यूटी लगवाएंगे। चौथा उड़न दस्ते में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे।
इसमें ऑप्शन नंबर है दूसरा, अपनी ड्यूटी उसकी कक्षा में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, क्योंकि उसमें रहेंगे तो कुछ न कुछ हम बता देंगे उस बच्चों को, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। 142 है, पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण। दूसरा है विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना। तीसरा है समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कालांश देंगे। चौथा है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं व्यवस्था करेंगे। तो आप लोग बताइए 142 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण। 143 है, शिक्षक ध्वनि की तीव्रता के विषय में चर्चा करते समय इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए शिक्षार्थियों को इससे संबंधित बहुत सी विशेषताएं बताता है। इनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है। दूसरा है, ध्वनि की तीव्रता श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तीसरा है, ध्वनि की तीव्रता छत, फर्श एवं दीवार पर होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करता है। चौथा है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर नहीं करती है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से सही विशेषताएं बताइए, कौन सा सही रहेगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, ध्वनि की तीव्रता स्रोत एवं शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरा सही है, ध्वनि की तीव्रता स्रोत तथा स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर। तीसरा है, ध्वनि की तीव्रता छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 144 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पहले, शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। दूसरा है, विषय को शिक्षार्थियों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। तीसरा है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि शिक्षार्थी बातचीत करना पसंद करते हैं। चौथा है, शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने की बढ़ावा देने में। 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हमें इसमें निगेटिव ढूंढना है। तो पहला देखते हैं, शिक्षार्थियों को प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के विषय में जागरूकता पैदा करना। दूसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों को आकलन करने के लिए उन पर गृह कार्य का बोझ बढ़ाना। देखते हैं, हमें ये निगेटिव है। तीसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों को जीवन और पर्यावरण की अंतःक्रिया से सही रूप से अवगत कराना। चौथा है, शिक्षार्थियों की उन व्यवहारिक क्रियाओं को महत्व देना जो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक हों। तो हमें निगेटिव ढूंढना, तो निगेटिव हमारा दूसरा नंबर है और तीनों सही है हमारा। 146 है, छात्रों द्वारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है। पहला है, छात्रों की अवधारणाएं याद करने में लगाकर। दूसरा, आवधिक मूल्यांकन करके। सहकारी अधिगम का पालन करके। चौथा, अधिक गृह कार्य देकर। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से 146 नंबर का। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सहकारी अधिगम का पालन करके। 147 है, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाएं और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। पहला, स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि अपने क्षेत्र में क्या
करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। तीसरा है कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे किसे महत्व देते हैं आदि। चौथा है कक्षा में प्रत्येक छात्र को एक दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। तो कौन सा आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। 148 है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। पहला है उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना। दूसरा है पास के बगीचे में विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना। तीसरा है एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना। चौथा है विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा है विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। 149 है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला है छात्र संपर्क पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण माइंड मैप बनाएंगे। दूसरा दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्यपुस्तक में किया गया। तीसरा है पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों में चित्र बनाएंगे। चौथा है छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में संपट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है हमारा। छात्र संपट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों को मानस चित्रण बनाएंगे। तो लास्ट प्रश्न हमारा 150 नंबर है निम्न में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। पहला है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। दूसरा स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संपत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। चौथा है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यवहारिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों को सरल प्रारूपों में विकास करना। तो आप लोग बताइएगा 30 प्रश्न में आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बता नहीं रहे हैं, ये कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम ये सोच रहे हैं आप लोग बताइएगा कि कौन कौन बीपीएससी पीआरटी में यूजुअल है, आप लोग कमेंट करिएगा। हम तो सोच रहे हैं उसका हम जीएस पोर्शन प्रैक्टिस सेट केवल कराएंगे, आप लोग देखना। तो अगर टाइम मिलेगा तो हम आप लोगों को क्या नाम है रीजनिंग एंड मैथ भी सॉल्व करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ज़्यादा नहीं, हम 30 प्रश्न लेंगे। रीजनिंग का 30 प्रश्न क्या नाम है मैथ का, और बाकी जीएस का हम करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा किस किस का बीपीएससी पीआरटी 1 से 5 तक यूजुअल है।
थैंक यू।